जब क्रोनोस ने उस आदमखोर हैवान राक्षस को अपने पास उतने बड़े पत्थर को लेकर आते हुए देखा, तब क्रोनोस हैरान हो गया कि आखिर अब क्या होगा। क्रोनोस जैसा ताकतवर खूंखार भेड़िया मानव भी अपने पैरालाइज शरीर से लाचार हो गया था। चाहकर भी वो अपने शरीर की उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहीं यही उसके जीवन का अंत तो नहीं है। वो राक्षस क्रोनोस की तरफ अपने कदम जैसे जैसे बढ़ा रहा था, क्रोनोस की जो दिल की धड़कनें थी वो तेज होती जा रही थी। और जैसे ही वो आदमखोर राक्षस क्रोनोस के बहुत पास आ गया और उसने उस बड़े से पत्थर को क्रोनोस के ऊपर फेंकना चाहा, तभी अचानक से उस आदमखोर राक्षस की पीठ पर कई सारे तीर आकर घुस गए और उन तीरों के शरीर में घुसने की वजह से उस आदमखोर राक्षस का जो ध्यान था वो पीछे की ओर चला गया। उस आदमखोर राक्षस ने पीछे की ओर देखा तो पेड़ के ऊपर कुछ आदिवासी अपने हाथों में तीर धनुष लिए तीर जो है वो उस आदमखोर राक्षस को मार रहे थे। उसके बाद में उस आदमखोर राक्षस ने गुस्से में उस बड़े से पत्थर को पेड़ की तरफ फेंका और अपनी जान बचाने के लिए वो आदिवासी पेड़ से कूदकर जंगल में भाग गए। उसके बाद गुस्से में उस आदमखोर राक्षस ने क्रोनोस की तरफ देखा और सोचने लगा कि क्रोनोस तो बेबस है, लाचार है, इसका शरीर अब पैरालाइज्ड हो गया है, तो अब ये कहीं नहीं जा सकता। क्यों ना उन आदिवासियों को निपटा दिया जाए और उसके बाद क्रोनोस को तड़पा तड़पा कर मारा जाए। और यही सोचकर वो राक्षस उन आदिवासियों के पीछे पड़ गया और वहां से भाग गया। उस आदमखोर राक्षस के वहां से जाते ही क्रोनोस को एक आवाज सुनाई दी, सुनो सुनो मैं हूं, इधर देखो, इधर इधर। अब क्रोनोस को आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो चाहकर भी ना ही अपनी गर्दन हिला सकता था, ना ही अपने किसी शरीर के अंग को। बस बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की पुतलियों को इधर से उधर घुमाकर वो पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास वही लड़की आई जिसे क्रोनोस ने कबीले में उस मोटे से आदमी के साथ देखा था। और तभी अचानक से क्रोनोस का जो शरीर था वो धीरे धीरे उसके इंसानी रूप में आने लगा। अब क्रोनोस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अपने आप कैसे हो रहा है। उसके बाद उस लड़की ने क्रोनोस को अपने कंधे पर उठा लिया जब वह अपने इंसानी रूप में आ गया, और उसके बाद वो क्रोनोस को अपने कंधे पर लेकर वहां से भागने लगी। क्रोनोस हैरान था क्योंकि उसका इंसानी जो शरीर था उसका वजन भी 100 किलो था, और 100 किलो के वजनी इंसान को ऐसे अपने कंधे पर उठाकर भागना किसी भी लड़की की बस की बात तो नहीं थी। ये बात क्रोनोस को हैरान कर रही थी और क्रोनोस बार बार कई सारे सवाल उस लड़की से पूछ रहा था, लेकिन वो लड़की कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। बार बार क्रोनोस के सवालों से परेशान होकर उस लड़की ने कहा, पूरा शरीर तुम्हारा पैरालाइज्ड हो गया, काश मुंह भी हो जाता तो शायद तुम्हें लेकर निकलने में यहाँ से मुश्किलें कम होती। 2 मिनट अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद क्रोनोस ने बोलना बंद कर दिया। वो लड़की बहुत मेहनत के साथ क्रोनोस को वापस कबीले में लेकर आई और उस कबीले में एक चेयर पर क्रोनोस को बैठा दिया गया। अब क्रोनोस का पूरा शरीर एकदम अकड़ा हुआ था और क्रोनोस सिर्फ अपने मुंह को हिलाते हुए कह रहा था, क्या हुआ? तुम मेरी भाषा जानती हो? और उसके बाद उस लड़की ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। तो क्या अभी इस वक्त तुम्हारा इलाज ज़्यादा ज़रूरी है? ये कहते हुए उस लड़की ने अपने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और उस लड़की ने गांव की भाषा में कहा, अब क्रोनोस के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की क्या बोले जा रही है। और तभी वो जो गांव के लोग थे वो वहां से चले गए। उस लड़की ने क्रोनोस से कहा, तुमने लड़ाई अच्छी करी है, मैंने देखा तुम्हारी लड़ाई को। अगर बस वो बिजली तुम्हारे ऊपर ना गिरी होती तो शायद तुम उसे हरा देते। और उसके बाद क्रोनोस ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जितना बोल रहा था उसका फेस उतना ज्यादा दर्द कर रहा था। और तभी
वो जो गांव के लोग थे जो अभी अभी गए थे, वो एक कटोरे में कुछ औषधियाँ लेकर आए और उस औषधि को क्रोनोस को उस लड़की ने पिलाया। और उस औषधि के पीते ही क्रोनोस का जो शरीर था वो अचानक से ठीक होने लगा और उसके जो शरीर में दर्द हो रहा था वो भी ठीक होने लगा। क्रोनोस को ये सब किसी चमत्कार की तरह लग रहा था। अभी कुछ ही मिनट पहले जो क्रोनोस अपने शरीर को हल्का सा हिला तक नहीं पा रहा था, धीरे धीरे उसके शरीर में ताकत आने लगी थी और वो अपने शरीर को कंट्रोल कर पा रहा था। क्रोनोस ने कहा, तुमने मुझे ये कौन सी दवाई पिलाई? मेरा शरीर तो नॉर्मल हो रहा है। देखो मेरे पैर भी हिलने लगे, मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, मेरा पूरा शरीर नॉर्मल हो रहा है। ये कौन सी दवाई थी? उसके बाद उस लड़की ने कहा, हमारे इस टापू पर तरह तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज यहां पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से ना हो। काफी सालों से इन जड़ी बूटियों की जो धरोहर है वो हमारा परिवार संभालता हुआ आ रहा है और आगे भी संभालता रहेगा। धीरे धीरे क्रोनोस का पूरा शरीर ठीक हो गया और क्रोनोस ने कहा, कहीं ये वो फूल तो नहीं जो रात के समय चमकता है और उस आदमखोर की गुफा में पाया जाता है? और तभी उस लड़की ने कहा, तुम्हें उस फूल के बारे में कैसे पता? ये वो औषधि नहीं है, वो फूल तो अनमोल है और पूरे विश्व में इस टापू के अलावा उस फूल को कहीं नहीं देखा जा सकता। वो फूल हमारे लिए बेशकीमती है। तुम उस फूल के बारे में कैसे जानते हो? और उसके बाद क्रोनोस ने सारी बातें बताई कि आखिर कैसे उसके देश में महामारी फैली है और 30 साल पहले वो यहाँ पर आकर यहाँ से एक फूल लेकर गया था और उसी फूल की मदद से उसके देश में उस महामारी की दवाई को तैयार किया गया है। अब और दवाइयाँ बनाने के लिए और फूलों की ज़रूरत है और इसीलिए वो वहाँ पर आया है। और उसके बाद उस लड़की ने गुस्से में कहा, देखो तुम यहाँ पर आए तो हो लेकिन यहाँ से कोई फूल लेकर नहीं जाओगे, समझे तुम? मैं नहीं चाहती बाहरी दुनिया को पता चले कि हमारे इस टापू पर कितना बड़ा खजाना है। मैं जानती हूँ बाहरी दुनिया वाले लोगों को जैसे ही उन्हें इन जादुई औषधियों के बारे में पता चलेगा तो वो आ जाएंगे इन सब पर कब्जा करने के लिए और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम अब हमेशा के लिए यहीं रहोगे, समझे तुम? क्रोनोस ने कहा, देखिए मुझे नहीं पता आप कौन है लेकिन आप इस कबीले की सबसे समझदार इंसान लग रही हैं और मैं आपसे वादा करता हूं बाहरी दुनिया को इस जड़ी बूटियों के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ये वादा है मेरा। बस इस महामारी से मेरे देश को बचा लीजिए। बहुत सारे मासूम इस महामारी से मेरे देश में मारे जा रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। क्रोनोस बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था उस लड़की से। तभी वो मोटा सा आदमी जिसे क्रोनोस ने पहले उस कबीले में देखा था, वो मोटा आदमी उस लड़की के बगल में आकर खड़ा हो गया और क्रोनोस को घूरने लगा। क्रोनोस ने उस मोटे से आदमी को देखते हुए कहा, ये मोटा कौन है? इतना ज्यादा मोटा? पूरे कबीले का खाना अकेला खाता है क्या? सांड? और ये बात सुनते ही उस लड़की ने अपना जो भाला था जो बहुत ही ज्यादा नुकीला था, उस नुकीले से भाले को क्रोनोस की गर्दन पर टच कर दिया और टच करने के मात्र से ही क्रोनोस की गर्दन पर खरोच आ गया और उस खरोच से खून की बूंद जो थी वो बाहर निकल गई। अब क्रोनोस अगर जरा सा भी मूव करता तो वो भाला उसकी गर्दन के आर पार चला जाता, इसलिए वो मुंह बंद करके एकदम साइलेंटली खड़ा था। और तभी उस लड़की ने कहा, आज तो तुमने बोल दिया, आगे से ऐसी बदतमीजी करी ना तो ये भाला सिर्फ तुम्हारी गर्दन को छुएगा नहीं बल्कि तुम्हारी गर्दन को फाड़ के रख देगा। ये इस कबीले के राजा हैं, मेरे पिताजी, समझे तुम? ये तो शुक्र मनाओ तुम्हारी भाषा मेरे गांव के लोगों को नहीं आती।
वरना तुम्हारे मुंह से शब्द खत्म होते नहीं, उससे पहले तुम्हारी गर्दन ये लोग अलग कर देते, समझे? और उसके बाद क्रोनोस ने उस लड़की को शांत करते हुए कहा, देखो मुझे पता नहीं था ये हेल्दी से आदमी अंकल मतलब तुम्हारे पापा हैं, मुझसे गलती हो गई। और अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे देश में बहुत माहौल खराब हो चुका है। अब मुझे वो फूल जो है वो चाहिए। बदले में तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जो बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अगर कोई टेक्नोलॉजी चाहिए तो मैं अपने देश से यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ, और कोई भी अगर ऐसा काम है जो तुम करवाना चाहो तो मुझे सिर्फ हुक्म करो, मेरा पूरा देश तुम्हारे उस काम के लिए हाजिर हो जाएगा, बोलो। उसके बाद उस लड़की ने कहा, मैं चाहती हूं अपने देश की बिना मदद लिए तुम इस आदमखोर को मौत के घाट उतार दो, जिसने हमारे गांव का जीना मुश्किल करके रखा है, समझे? और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बदले में मैं तुम्हें कुछ फूल जो है वो यहां से ले जाने दूंगी, लेकिन एक ही शर्त पर। बाहरी दुनिया के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, समझे तुम? और अगर याद रखना, बाहरी दुनिया के लोगों को पता चला इस टापू के बारे में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरे गांव के लोग ऐसा काला जादू जानते हैं जिसकी मदद से वो यहां पर बैठे बैठे ऐसी भयानक महामारियां तुम्हारे देश में भेज सकते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होगा। इस टापू पर भी उसका इलाज तुम्हें नहीं मिलेगा। अब तुम आगे समझदार हो। और ये बात सुनते ही क्रोनोस के माथे पर पसीना आ गया और उसने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मुझे एक मौका दो, मैं उस राक्षस को मौत के घाट उतार दूंगा और बदले में तुम मुझे फूल दे देना। और वैसे भी उस राक्षस को मैं मारना चाहता हूं, बहुत पुराना हिसाब है जो मैं क्लियर करूंगा उस राक्षस को मारकर। उसके बाद उस लड़की ने कहा, चलो ठीक है, ये लो, ये एक और औषधि है, इसे पी लो, इसे पीकर तुम्हारी ताकत जो है वो और बढ़ेगी। मैंने देखा तुम्हारी ताकत उस राक्षस के सामने थोड़ी कम पड़ रही थी और इतना काफी नहीं है उसे मारने के लिए। ताकत के साथ साथ हमें एक फुल प्रूफ प्लान की भी जरूरत है, समझे? और उस प्लान की मदद से ही हम उस राक्षस को मार सकते हैं। उसके बाद क्रोनोस ने बहुत सोचा और सोचने के बाद बोला, अच्छा तो तुम्हारे पास कोई प्लान है? क्योंकि मुझे तो उस राक्षस के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो आदमखोर है और उसे अगर मारना है तो हाथों से ही मारा जा सकता है, पीट पीट कर। बाकी तुम उस राक्षस के बारे में ज्यादा जानते हो, उसकी कमजोरियों के बारे में भी जानते होगे, और अगर तुम्हें उसकी कमजोरियों के बारे में पता है तो हम एक फुल प्रूफ प्लान बना सकते हैं। उसके बाद उस लड़की ने कहा, हाँ, उस राक्षस की कमजोरी है आग। अगर हम उसे जिंदा जला दें तो वो मर जाएगा और हमारा गांव उसके आतंक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस आइलैंड पर पाए जाने वाला वो सबसे खतरनाक जीव है जिसने पूरे टापू पर आतंक मचा रखा है। बड़े से बड़े राक्षस उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। क्रोनोस ने कहा, आग, तो उसे आग से मारा जा सकता है, तो कोई तुम्हारे पास प्लान है? उस लड़की ने कहा, हाँ, मेरे पास एक प्लान है। शाम के समय गांव वाले जब यहाँ पर आ जाएंगे, मेरे कहने का मतलब है हमारे गांव के पुरुष गए हैं शिकार करने के लिए। जब वो रात को शिकार करके वापस लौटेंगे तब मैं सबको उस प्लान के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ तुम्हें भी। उसके बाद क्रोनोस वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ये लड़की कैसा प्लान सोचकर बैठी है। और उसके बाद क्रोनोस उन सभी गांव वालों को नॉर्मल अपनी जिंदगी जीता हुआ देखने लगा। वो सभी एकदम अलग जिंदगी जीते थे। उनकी भाषा, उनका खेलना कूदना, उनकी मजाक मस्ती, सब कुछ बहुत अलग था। लेकिन एक चीज थी जो सबसे ज्यादा प्यारी थी, और वो थी उन लोगों का आपस में प्यार। वहां मौजूद
गांव का हर इंसान एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ था और ये बात क्रोनोस को बहुत अच्छी लग रही थी। क्रोनोस बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था और धीरे धीरे रात हो गई। रात के समय कबीले के पुरुष लोग शिकार लेकर आए और वहां की औरतों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनने के बाद तकरीबन रात के 10 बजे पूरा कबीला एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। वो मोटा सा आदमी यानी कि कबीले का राजा और उस खूबसूरत सी लड़की का पिता अपने बड़े से सिंहासन पर बैठकर खाना खा रहा था और वो लड़की भी वहीं पास में बैठकर खाना खा रही थी। क्रोनोस को भी खाना दिया गया और क्रोनोस उस खाने को देखकर हिचक रहा था क्योंकि क्रोनोस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये किस चीज का मांस है और कैसा मांस है। तभी उस लड़की ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें मांस नहीं दिया गया है। तुम्हारे लिए इस आइलैंड पर पाई जाने वाली एक लौती सब्जी बनाई गई है, तो तुम बेफिक्र होकर इसे खा सकते हो और जरूर बताना तुम्हें कैसी लगी। तुम्हारे देश में ये सब्जी नहीं मिलेगी तुम्हें। उसके बाद क्रोनोस ने हिचकिचाते हुए पहले एक चम्मच खाया और उसे वो चीज बहुत अच्छी लगी। उसके बाद उसने दूसरा चम्मच खाया और वो खाता ही गया। उसकी जो भूख थी वो कई दिनों से बहुत बड़ी हुई थी और उसे मनपसंद ठीक ठाक खाना भी नहीं मिल रहा था, तो उसने बहुत भर पेट कर खाया। और उसके बाद खाने के बाद उस लड़की ने और उसके पिता ने सारे पुरुष लोगों को इकट्ठा किया और वो लड़की गांव की भाषा में प्लान को बताने लगी। सभी गांव के लोग उस लड़की को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और वो गांव का राजा भी बहुत ध्यान से चीजों को बता रहा था। उसके बाद में सारी चीजें गांव वालों ने तो समझ ली, लेकिन क्रोनोस अभी भी सर खुजा रहा था। और क्रोनोस ने पूछा, ठीक है, तुमने आपस में कहीं मुझे फ्राई करके खाने का प्लान तो नहीं बनाया? और उसके बाद उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, अगर ऐसा ही करना होता तो पहले कर देते, तुम्हें अभी तक बचा कर नहीं रखते, समझे तुम? पहले मेरी बात सुनो। अब प्लान मेरा ये है कि तुम अपने इंसानी रूप में उस गुफा के अंदर जाओगे और उस गुफा के अंदर से उस राक्षस को ललचाकर बाहर लेकर आओगे। जैसे ही वो तुम्हें दिखे तो अपनी पूरी ताकत लगा के बाहर की ओर भागना, और जैसे ही वो राक्षस बाहर आ जाए तो तुम अपने भेड़िया मानव वाले रूप में आकर उससे भिड़ जाना। जितना हो सकता है उतने भयानक तरीके से लड़ाई करना और उसे बिजी रखना। उसके पीठ पीछे मेरे गांव के लोग उस गुफा में विस्फोटक छुपा देंगे और जब वो विस्फोटक छुपाकर गुफा से बाहर निकल जाएं तो तुम वहां से कूदकर अपनी जान बचाकर भाग जाना। और उसके बाद जब वो राक्षस गुफा के अंदर वापस जाएगा और विस्फोटक फटेंगे तो वो गुफा ढह जाएगी और वहां पर आग भी लग जाएगी, जिसकी मदद से वो राक्षस जलकर मर जाएगा। अब ये प्लान क्रोनोस को तो ठीक लगा था, लेकिन अब एक छोटी सी गलती भी अगर इस प्लान में हो गई तो उसका जो नतीजा होगा वो बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। जैसे अगर क्रोनोस अपने इंसानी रूप में गुफा में जाकर उस आदमखोर को अपने पीछे लेकर गुफा के बाहर तक आएगा या बीच में ही कुछ हो गया तो फिर प्लान वहीं पर चौपट हो जाएगा और क्रोनोस का राम नाम सत्य हो जाएगा। और अगर दूसरी भी गलतियां इस प्लान में हो सकती थी। यही बात क्रोनोस ने उस लड़की से कही तो लड़की ने कहा, देखो, अब हमें उस राक्षस को मारना है तो थोड़ा बहुत रिस्क उठाना ही पड़ेगा। मेरे गांव के लोग भी रिस्क उठा रहे हैं। अब हमें मिलकर उस राक्षस को मारना ही है, समझे? तुम्हारा भी तुम्हें बदला मिल जाए, हमें भी उस राक्षस से आजादी मिल जाए और बदले में हम तुम्हें वो थोड़े से फूल दे देंगे जिससे तुम्हारे उस देश में दवाइयां बन सके और तुम्हारा देश उस महामारी से मुक्त हो सके, ठीक है? और उसके बाद क्या था? क्रोनोस ने कहा, तो ठीक है, फिर कब चलना है बताओ, कल चले? और ये सुनते ही वो लड़की क्रोनोस को घूरने लगी और उस लड़की ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है?
क्या गिल्ली डंडा खेलने जाना है? जो तुरंत गिल्ली उठाई, डंडा उठाया और चल दिए मैदान की ओर। अभी हमें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। गांव के लोग विस्फोटक बनाएंगे। विस्फोटक बनाने में टाइम लगता है। उसके बाद में तुम अभी जिस हालत में हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पिलाई हुई औषधियों के कारण ही हो, समझे? और अभी तुम्हारे शरीर में बहुत सारी कमियां हैं। अभी तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि वो राक्षस तुम पर भारी पड़ जाए और तुम उसे संभाल ही ना पाओ। उसके बाद उस लड़की की जो बात थी वो क्रोनोस को बिल्कुल ठीक लगी और क्रोनोस ने भी सोचा कि अगर मैं ऐसी ही जल्दबाजी करूंगा तो पक्का गलती हो ही जाएगी और उसका नतीजा बहुत भयानक होगा। इससे अच्छा अच्छी तरह से तैयारी करके, अपने शरीर को तैयार करके, अपनी ताकत को बढ़ाकर ही उस आदमखोर से भिड़ा जाए ताकि कोई भी परेशानी ना हो। और उसके बाद क्रोनोस उसी गांव में एक मेहमान की तरह रहने लगा और गांव के लोग विस्फोटक तैयार करने लगे। धीरे धीरे दिन बीते और गांव वालों ने बहुत खतरनाक और भयानक विस्फोटक तैयार कर दिए और वो लड़की क्रोनोस को रोज अलग अलग तरह की औषधियां पिलाती थी और उन औषधियों की मदद से क्रोनोस का जो शरीर था वो दिन पर दिन ताकतवर होता जा रहा था। वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। जिन पेड़ों को पहले उखाड़ने के लिए क्रोनोस को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी, वो पेड़ अब क्रोनोस सिर्फ फूल पत्तियों की तरह तोड़कर फेंक देता था, जिसका साफ मतलब था क्रोनोस पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था और ये सब सिर्फ और सिर्फ उस टापू पर मौजूद चमत्कारी औषधियों की वजह से ही हो रहा था। क्रोनोस उस पूरे कबीले में सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की बात को ही समझ पाता था। बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्रोनोस को कुछ समझ नहीं आता था। इसलिए सारी बातें क्रोनोस उस राजा की बेटी से ही करता था और वो राजा सिर्फ और सिर्फ खाता था, पीता था, सोता था और अपने फैसले जो है वो सुनाता था। उससे ज्यादा वो कोई काम नहीं करता था, बिल्कुल राजा इंद्रवर्मा की तरह। रोज की तरह वो लड़की क्रोनोस के लिए फिर से एक नई औषधि लेकर आई और बोला, ये लो, इसे पी लो। इसे पीने के बाद तुम्हारी ताकत और बढ़ेगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाओगे। तुम्हारी चोटें पहले से ज्यादा तेजी से भरने लगेंगी। ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद क्रोनोस ने कहा, तुम मेरा बड़ा ख्याल रखती हो। अरे हाँ, कितनी अजीब बात है ना, हमें इतने दिन हो गए मिले हुए, लेकिन तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है? और ये सुनते ही वो लड़की इधर उधर देखने लगी और उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रोनोस ने फिर से पूछा, अरे तुम इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने कोई ऐसा प्राइवेट सवाल थोड़ी पूछा है, सिर्फ नाम ही पूछा है। नाम बताओ। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, देखो, मेरा जो नाम है वो इस गांव की भाषा के अनुसार है, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मेरा नाम मत ही जानो तो ठीक है। उसके बाद क्रोनोस ने कहा, अरे बिना नाम जाने कैसे मैं तुम्हें बुलाऊंगा? हाँ, तो मुझे बताओ तो सही, सिर्फ नाम ही तो है, मैं इजीली याद कर लूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कहा, मेरा नाम सुनना चाहते हो तो सुनो। ये है मेरा नाम, बोलो। याद आया कुछ? याद कर पाओगे इस नाम को? और ये बात सुनते ही क्रोनोस एकदम हैरान हो गया। उसका चेहरा अजीब सा बन गया और उसने कहा, क्या ये नाम है? ये नाम होता है? मेरा भी नाम है। पागल बना रही है, नहीं बताना तो मत बता, लेकिन तुम तो पागल बना रही हो। और ये सुनते ही उस लड़की ने गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें करते हुए क्रोनोस को घूरना शुरू कर दिया और बोलने लगी, देखो, मेरे गांव की भाषा का मजाक मत बनाओ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर तुम मेरे मेहमान नहीं होते ना तो मैं बताती तुम्हें किस तरह हम। छोड़ो, मेरा नाम जो भी है वो मैंने बता दिया, अब तुम्हें समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं। उसके बाद वो लड़की वहां से जाने लगी और क्रोनोस ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं। मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम्हारा नाम है, सॉरी मजाक कर रहा हूं, गुस्सा मत होना। मैं तुम्हें
मैं तुम्हारा नाम रोज, हाँ तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारे गाल भी एकदम लाल लाल हैं गुलाब की तरह, तो मैं तुम्हें रोज कह के पुकारूंगा। अब मैं जब भी रोज बोलूं तो समझ जाना मैं तुम्हें ही बुला रहा हूं। उसके बाद वो लड़की क्रोनोस को देखने लगी। उसका जो रिएक्शन था वो बहुत अलग ही था। वो एकदम बिना कुछ बोले वहां से चली गई और क्रोनोस भी अपना सोचने लगा कि आखिर कब वो दिन आएगा जब क्रोनोस उस राक्षस के सामने फिर से होगा। क्रोनोस अपनी ताकत को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि अब वो उस राक्षस को आसानी से हरा देगा। और वो दिन आ ही गया जब क्रोनोस को उस प्लान को अंजाम देना था। सभी गांव वाले मिलकर क्रोनोस को लेकर उसी गुफा के बाहर पहुंचे और क्रोनोस उस गुफा के बाहर अकेला खड़ा हो गया। बाकी गांव वाले इधर उधर पेड़ों के बीचों में छुप गए और क्रोनोस उस गुफा की तरफ देखने लगा। वो लड़की भी दूरबीन से बहुत दूर बैठे बैठे ये सब देख रही थी और वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जो भी प्लान बना है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए और प्लान सक्सेसफुल होने के बाद में उस राक्षस का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। उसके बाद क्रोनोस ने भी एक गहरी सांस ली और उस गुफा के अंदर घुस गया। वो गुफा बहुत ही ज्यादा गहरी और विशालकाय थी। उस गुफा के अंदर जाते ही क्रोनोस अपने आप को एक चींटी की तरह मान रहा था। उस गुफा में क्रोनोस एक चींटी की तरह था जो चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। थोड़ा अंदर जाते ही क्रोनोस को वही पहले जैसी भयानक और गंदी बदबू आने लगी। वो सारी बदबू मांस की थी और वो मांस सड़ा हुआ था। वहां पर कई सारे नरकंकाल भी थे जिन्हें देखकर क्रोनोस एकदम हैरान था। क्रोनोस को डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था अगर उसकी गलती अगर एक भी हो गई उस गुफा में या फिर उस प्लान में तो उसका भी नरकंकाल उसी गुफा में ऐसे ही पड़ा मिलेगा। और क्रोनोस यही सब बातें सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी क्रोनोस एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर सिर्फ और सिर्फ मानव खोपड़ियां थी और साथ ही साथ कंकाल थे और उन्हीं कंकालों के ऊपर वो आदमखोर राक्षस बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक खोपड़ी थी इंसानी जिसे वो चाट रहा था। क्रोनोस उस राक्षस को देखकर थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि क्रोनोस अपने इंसानी रूप में था और इंसानी रूप में क्रोनोस उस राक्षस के सामने एक चींटी बराबर था जिसे वो राक्षस आसानी से मसल सकता था। उसके बाद क्रोनोस ने अपने दिल को शांत किया और चिल्लाया उसने, और क्रोनोस के चिल्लाने की आवाज सुनते ही उस राक्षस की नजर क्रोनोस पर जैसे ही पड़ी तो उसकी जो 10 फुट की जुबान थी लालच से भरी हुई वो एकदम बाहर आ गई और उसकी जो लालच थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्रोनोस को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा और क्रोनोस अपने आप को बचाने के लिए वहां से बहुत तेज भागा। वो राक्षस भी क्रोनोस के पीछे पीछे भागने लगा और उसके बाद में बहुत मुश्किल से वो उस गुफा के बाहर पहुंचा। पीछे पीछे वो राक्षस भी बाहर निकला। वो बस किसी भी हालत में क्रोनोस को खाना चाहता था। क्रोनोस उसी गुफा के थोड़ा सा दूर आकर खड़ा हो गया और वो राक्षस क्रोनोस के ऊपर झपट्टा मारने ही वाला था। तभी क्रोनोस अपने असली रूप में आ गया और क्रोनोस बहुत भयानक तरीके से उस राक्षस के ऊपर टूट पड़ा और दोनों के बीच एक बार फिर से महाजंग शुरू हो गई। और अब देखना ये था कि एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा के साथ क्या क्रोनोस उस आदमखोर राक्षस को मौत के घाट उतार पाएगा? क्या उस राजकुमारी द्वारा बनाया गया प्लान रंग ला पाएगा या फिर प्लान में किसी गलती के कारण एक बहुत भयानक नतीजा क्रोनोस और उन कबीले वालों को भुगतना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए जरूर सुने इस कहानी का अगला भाग, जो आपको सुनने को मिलेगा जल्द ही इसी YouTube चैनल पर, जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज।